नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी शुक्ला एक बार फिर से आ गई हूँ आपके अपने YouTube चैनल विकास शुक्ला स्टडी पर लेकर यूपी ट्रिपल एस टी बीपीओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पंचायती राज संस्थान पर लेक्चर लेकर। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और वीडियो में क्या कमी रह गई और मुझे क्या सुधार करने चाहिए इस बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए आइए जानते हैं पंचायती राज संस्थान के बारे में। पंचायती राज संस्थान भारत में स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। अब यहाँ मुद्दा ये उठता है कि स्थानीय स्वशासन क्या है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। क्या मतलब, जैसे हमारे यहाँ जो ग्राम प्रधान हैं वो हम ही लोगों में के बीच में से होते हैं, हम ही लोगों के द्वारा निर्वाचित होते हैं और हम ही लोगों के कार्यों का प्रबंधन करते हैं। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। आइए देखते हैं कि भारत में आखिर स्थानीय स्वशासन का उद्भव कैसे हुआ। प्राचीन भारत में वैदिक काल में स्थानीय स्वशासन कैसा था और उसकी क्या स्थिति थी। प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। धीरे धीरे इसमें आध्यात्मिक व्यक्ति को शामिल करने की प्रथा तो समाप्ति हो गई और सिर्फ 5 व्यक्तियों का समूह ही रह गया। ऋग्वेद में स्थानीय स्वशासन इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विदत का उल्लेख मिलता है, जिसमें सभा लोगों द्वारा चुनी गई एक छोटी संस्था थी जो बेसिकली न्यायपालिका का कार्य करती थी। इसके पुरुष सदस्य को सभ्य और महिला सदस्य को सभावती कहा जाता था। समिति मुख्य रूप से यह आम जनप्रतिनिधियों की एक सभा थी, जिसमें आम लोगों को अपनी राय देने का अधिकार था। यह विधायिका का कार्य करती थी और विधायिका मतलब तो आप जानते ही होंगे, जैसे हमारी केंद्रीय विधायिका लोकसभा है, हमारी जो राज्य विधायिका है वो विधानसभा है। जो कानून निर्माण का कार्य करती है वही विधायिका होती है। और विदत यह धार्मिक और सैनिक कार्यों के सैनिक महत्व के कार्यों को देखती थी। और सबसे खास बात तो यह है कि इसमें ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को राजनीति में हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार था। और दुर्भाग्य की बात है कि आज महिलाओं के पास बहुत सारे अधिकार हैं, आरक्षण हैं, लेकिन महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हैं। फिलहाल आइए अपने टॉपिक पर हम ध्यान देते हैं और जानते हैं कि महाकाव्य युग में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी थी। महाकाव्य युग भारत में तो सिर्फ 2 ही महाकाव्य युग हुए हैं, जिसमें पहला रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण को तो हमारा आदि ग्रंथ कहा ही जाता है, ये तो सब लोग जानते होंगे। आइए जानते हैं रामायण काल के बारे में। तो इस काल में प्रशासन 2 भागों पुर और जनपद में विभाजित था। राज्य में एक जाति पंचायत होती थी, जिसके द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्री परिषद का सदस्य होता था। ये तो बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है कि रामायण के रचनाकार कौन है। रामायण के रचयिता महर्षि श्री वाल्मीकि जी हैं। कोई भी तुलसीदास जी को मत समझ लेना, उन्होंने रचना श्री रामचरितमानस की है और रामायण के रचयिता महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज हैं, जिनका आश्रम हमारे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। आइए महाभारत के बारे में जानते हैं।
महाभारत ग्रंथ के शांति पर्व के अनुसार ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 और 1000 गांव समूहों की इकाइयां होती थी। और महाभारत के रचनाकार तो सबको पता होगा, महर्षि श्री द्वैपायन श्री कृष्ण वेदव्यास जी महाराज हैं। ग्राम के मुख्य अधिकारी को ग्रामिक, 10 गांव के मुख्य अधिकारी को दसप, 20 गांव के मुख्य अधिकारी को विंश अधिपति, 100 गांव के मुख्य अधिकारी को सतग्राम अध्यक्ष और 1000 गांव के मुख्य अधिकारी को सतग्रामपति कहा जाता था। ये स्थानीय स्तर पर कर एकत्र करते थे और अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी होते थे। प्राचीन काल कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। नगर को पुर कहा जाता था, जिसका अध्यक्ष नागरिक कहलाता था। स्थानीय निकाय पूरी तरह राजसी हस्तक्षेप से मुक्त थे। मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में भी ग्राम का मुखिया वृद्धों की परिषद की सहायता से ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका वहन करता था। गुप्त काल में जिलाधिकारी को विषयपति और ग्राम के मुखिया को ग्रामपति कहा जाता था। मध्यकाल में आइए देखते हैं। तो सल्तनत काल के बारे में तो सब लोग जानते होंगे और जाहिर सी बात है जानना भी चाहिए, क्योंकि आप पेट पास करके आए हैं और पेट पास करने में हिस्ट्री का बड़ा ही योगदान है। दिल्ली सल्तनत काल हुआ है जो 1206 से लेकर 1526 तक रहा, जिस पर 5 राजवंशों ने शासन किया। तो सल्तनत काल में दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया हुआ था, जिसे विलायत कहा जाता था। गांव की शासन व्यवस्था 3 प्रमुख अधिकारी देखते थे। प्रशासन के लिए मुकद्दम, राजस्व के संग्रह के लिए पटवारी और पंचों की सहायता से विवाद निपटाने के लिए चौधरी होता था। मध्यकाल में मुगल शासन के तहत जातिवाद और शासन संबंधी सामंतवादी प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया। आइए अब ब्रिटिश काल के बारे में जानते हैं। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पंचायतों की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी समाप्त हो गई। वर्ष 1870 में भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ। वर्ष 1870 के प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व में वृद्धि करके उनके विकास को गति दी। 1870 में ही शहरी नगरपालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए रिपन ने 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया और इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना जाता है। वर्ष 1907 में स्थानीय स्वशासन संस्थान को CEH हॉबहाउस की अध्यक्षता में विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के गठन से अत्यंत बल मिला और इस आयोग ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया गया। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतीय क्षेत्र अधिकार में स्थानांतरित कर दिया। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम आता है, इसके बारे में गांधी जी का एक प्रसिद्ध कथन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने हमारा सत्यानाश कर दिया, क्योंकि इसने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जन्म दिया था। इस सुधार ने यह अनुशंसा की कि जहां संभव हो स्थानीय निकायों के पास एक पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए और बाह्य नियंत्रण से उन्हें संभवतः पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। संगठनात्मक और राजकोषीय बाधाओं के कारण ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक और जीवंत संस्थाओं के रूप में परिणत न हो सकी। 1925 तक 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियमों को पारित कर लिया था और वर्ष 1926 तक 6 देशी रियासतों ने भी पंचायत कानून पारित कर लिए थे। स्थानीय निकायों को शक्तियां प्रदान की गई तथा करारोपण को कम कर दिया गया, लेकिन इनसे स्थानीय स्वशासन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आइए देखते हैं स्वतंत्रता के बाद की अवधि में स्थानीय स्वशासन की क्या स्थिति रही है। संविधान के आर्टिकल 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया और आर्टिकल 226 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया। स्थानीय निकाय का सबसे प्रबल विरोध स्वयं संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था। ग्राम पंचायतों के समर्थन एवं विद्रोही ग्राम पंचायतों के समर्थकों एवं विद्रोहियों के बीच अत्यधिक विचार विमर्श के पश्चात अंततः पंचायतों को भाग 4 के DPSP के तहत आर्टिकल 40 में शामिल किया गया। चूंकि DPSP बाध्यकारी नहीं है, परिणाम स्वरूप पूरे देश में इन निकायों के एक समान संरचना का अभाव रहा है। स्वतंत्रता के बाद एक विकास पहल के रूप में भारत ने 2 अक्टूबर 1952 को CDP
को गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर लागू किया गया, जिसकी प्रेरणा अमेरिकी वैज्ञानिक विशेषज्ञ अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू की गई इटावा परियोजना से प्राप्त हुई। वर्ष 1953 में सीडीपी की सहायता के लिए एनईएस का फुल फॉर्म है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस यानी राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई, लेकिन ये कार्यक्रम भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका न निभा सका। सीडीपी अर्थात कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता के कई कारण थे, जैसे नौकरशाही की बाधाएं, अत्यधिक राजनीति, लोगों की भागीदारी में कमी, प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारियों की कमी और विशेष रूप से सीडीपी को लागू करने में ग्राम पंचायतों सहित स्थानीय निकायों की रुचि का अभाव। वर्ष 1957 में कृषि मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय विकास परिषद ने सीडीपी की विफलता का कारण जानने के लिए 1957 में श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसे अपनी रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को ही भारत सरकार को सौंप दी और बताया कि सीडीपी की विफलता का मुख्य कारण लोगों की भागीदारी में कमी थी। समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यह योजना 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में शुरू की गई। आंध्र प्रदेश में यह योजना 1 नवंबर 1959 को शुरू की गई। इस संबंध में आवश्यक विधान भी पारित कर लिए गए और असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं पंजाब में भी इसे लागू किया गया। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने, जो मोरारजी देसाई की सरकार में गठित की गई थी, ने पंचायती राज की अवधारणा और रीतियों में एक नए दृष्टिकोण का सूत्रपात किया। समिति ने 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की अनुशंसा की, जिसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत शामिल थी। कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने इसे लागू भी किया। योजना विशेषज्ञता के उपयोग और प्रशासनिक सहायता की सुनिश्चितता के लिए राज्य स्तर से नीचे जिले को विकेंद्रीकरण के प्रथम बिंदु के रूप में रखने की अनुशंसा की गई थी। आइए कुछ और समितियों के बारे में जानते हैं। हनुमंतराव समिति 1983 में, जी.वी.के. राव समिति 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में, सरकरिया आयोग 1988 में, पी.के. थुंगन समिति 1989 में, हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में। जी.वी.के. राव समिति 1985 ने जिले को बुनियादी इकाई बनाने और नियमित चुनाव आयोजित कराने की सिफारिश की, जबकि एल.एम. सिंघवी समिति 1986 ने पंचायतों को सशक्त करने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने तथा अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश की। संशोधन का चरण 64वें संविधान संशोधन विधेयक 1989 के साथ शुरू हुआ, जिसे राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायतों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान करने तथा अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश की, लेकिन यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। 74वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायती राज व्यवस्था और नगरपालिकाओं के लिए एक संयुक्त विधेयक के रूप में वर्ष 1990 में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसे सदन में चर्चा के लिए नहीं लाया गया। प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान सितंबर 1991 में 72वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में एक व्यापक संशोधन प्रस्तुत किया गया, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के रूप में संसद द्वारा पारित कर दिया गया। इन संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई, जो 24 अप्रैल 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 1 जून 1993 को 74वें संविधान संशोधन 1992 के रूप में कानून में परिवर्तित हुए, अर्थात पूरे भारत में लागू हुए। आइए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। चलिए ठीक है दोस्तों, ये नोट पूरा तैयार है, आप देख रहे होंगे, लेकिन अब कल मिलेंगे उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।